आज मैं आपको हिंदी विषय में आपकी पाठ्य पुस्तक अविरल भाग 8 के पाठ एक पेड़ जो चलने लगा पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ की लेखिका डॉक्टर मधु पंत हैं। पाठ पढ़ाने के पूर्व मैं आपको इस पाठ के बारे में बता दूं। पाठ का नाम एक पेड़ जो चलने लगा। यह कहानी एक पेड़ की आत्मकथा के रूप में है। आत्मकथा बच्चों उसको कहते हैं जो अपने बारे में लिखना। तो इस पेड़ की आत्मकथा इस पेड़ के बारे में है कि जो आज अकेला तन्हा गांव की सरहद पर खड़ा निरुद्देश्य बिना उद्देश्य के दिशाहीन होकर चलने की त्रासदी भोग रहा है। अपनी कहानी सुनाते हुए बरगद का पेड़ बताता है कि एक समय था जब वह अकेला न था बल्कि हरे भरे जंगल का ही भाग था। गांव की नदी में बांध बनाने, कारखानों के निर्माण के लिए जंगल कट गया। कीट पतंग पशु पक्षी नष्ट हो गए, सड़कें बन गई, रेल की पटरी बिछ गई, यातायात शुरू हो गया और इस आने जाने के चक्रव्यूह में फंसा वह एक अकेला पेड़ स्वयं को इधर उधर चकरघिन्नी सा चक्कर लगाता महसूस करने लगा। इस पाठ का उद्देश्य कल्पनाशीलता को विकसित करना, वैज्ञानिक विश्लेषण क्षमता का विकास करना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता मतलब आजकल जो पेड़ कट रहे हैं इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसकी सुरक्षा उसके संरक्षण के लिए लोगों के हृदय में जागरूकता की भावना पैदा करना इस पाठ का उद्देश्य है। जी हाँ, अब मैं पाठ प्रारंभ कर रही हूँ। एक पेड़ जो चलने लगा। जी हाँ, मैं ही वह पेड़ हूँ जो सालों तक अपनी जगह पर स्थिर था, जड़ था, सुदृढ़ था। क्या मैं वही पेड़ हूँ। बरगद का पेड़ कह रहा है कि जो मैं अपनी जगह पर स्थिर था, अचानक ही चलने लगा निरुद्देश्य दिशाहीन सा। है ना हैरानी वाली बात। कह रहे हैं कि पेड़ कभी चल सकता है। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पेड़ भी कभी चल सकता है। लेकिन मैं अचानक ही चलने लगा निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य के, दिशाहीन, कोई दिशा नहीं है। मैं कहाँ चल रहा हूँ मुझे खुद पता नहीं, न कभी सुनी और न ही देखी। क्या आप मेरी चलने की मजबूरी की अनकही व्यथा सुनेंगे। पेड़ कह रहा है कि आप मेरी इस चलने वाली व्यथा पीड़ा को क्या सुनेंगे मुझसे, अनकही, जिसको कि कहा नहीं जा सकता। मैं इतनी व्यथा में, इतने दुख में हूँ कि मैं मन की पीड़ा को कैसे कहूँ। पेड़ कह रहा है जहाँ आप मुझे गांव के एक सिरे पर अकेला उदास तन्हा सा देख रहे हैं। देखो पेड़ बना हुआ है बच्चों, चित्र में देखो कि कैसा उसका दुखी है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अकेला तन्हा कह रहा है कि जहाँ आप मुझे गांव के एक सिरे पर अकेला उदास तन्हा सा देख रहे हैं, कुछ साल पहले यहाँ पर तरह तरह के वृक्ष, वनस्पतियों का ढेर सारा खजाना, हरियाली और खुशहाली से भरपूर एक हरा भरा जंगल था। क्या जहाँ आप मुझे देख रहे हैं आज मैं अकेला खड़ा हूँ, उदास हूँ, वहीं कुछ साल पहले यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, हरियाली थी, हरा भरा जंगल था, हवा के साथ झूमती शाखाएं, सूरज की किरणों से अटखेलियां करते पत्ते, मरमर ध्वनि का सुखद संगीत, कानों में मिश्री घोलता हुआ, सब कुछ अभूतपूर्व और सुखद था। बरगद का पेड़ कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे, हवा के साथ झूमती शाखाएं, और जब हवा चलती थी तो फिर शाखाएं झूमती थी, और सूरज की किरणों से अटखेलियां करते पत्ते, और जब पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ती तो वो चमक उठती थी, और ध्वनि का सुखद संगीत, जो पत्ते हिलते थे उससे जो ध्वनि आती थी उसका संगीत, और कानों में मिश्री घोलता था। ये सब कुछ कितना सुखद था। सारा जंगल पक्षियों की चहचहाहट से चहकता था, पशुओं की आवत जावत से धड़कता था, भीनी भीनी खुशबू से महकता था। क्योंकि सारा जंगल जो है पक्षियों की चहचहाहट से चहकता था, सुंदर लगता था, पक्षियों का कलरव जो है, और पशुओं की आवत जावत, आने जाने से भी डर लगता था, भीनी भीनी खुशबू से महकता था ये घना जंगल, बहुत ही अच्छा लगता था। सब कुछ एकदम सही, आदर्श और संपूर्ण। मैं इसी जंगल के एक छोर पर गांव की सरहद पर मुस्कुराता, झूमता, गाता, इटलाता, इतराता और अपने अस्तित्व पर गर्व करता खड़ा था। बरगद का पेड़ कह रहा है कि इसी गांव के जंगल के एक छोर पर मैं गांव की सरहद पर मुस्कुराता था, झूमता था, गाता था, इटलाता था, इतराता
और अपने अस्तित्व पर गर्व करता था। मेरा इस स्थान पर खड़ा होना मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि जंगल के ढेरों पक्षियों का बसेरा था। क्योंकि जंगल के ढेर सारे पक्षी मेरी ही शाखाओं पर अपना बसेरा किए हुए थे, तो इसलिए मुझे यहीं पर खड़ा होना था। मैं बहुत अपने को गर्व महसूस करता था। जंगल की राह से आते जाते पथिकों और बटोहियों का मैं डेरा भी था। और जब जंगल से कोई आता जाता था, कोई मनुष्य, कोई पथिक राही, तो मेरे पेड़ की छाया में बैठ करके वो विश्राम करता था, उसका डेरा बनता था। और अनेक पशु पक्षियों, तितलियों, कीट पतंगों का डेरा था। और अनेक पशु पक्षी, तितलियां, कीट पतंगों का मैं चितेरा था, मतलब मैं प्यारा था। सब मुझसे आकर के मेरी शाखाओं पर बैठते थे, उड़ते थे और अपने घोंसले बनाते थे। मैं गांव की सरहद पर खड़ा और संतरी के समान अड़ा गांव और जंगल के बीच का इकलौता प्रत्यक्षदर्शी जंगल को हरा भरा देखकर और गांव को भरा पूरा देखकर खुश था। क्या मैं गांव की सरहद पर खड़ा था, संतरी के समान, रक्षक के समान, और बीचों बीच जंगल के बीच का इकलौता प्रत्यक्षदर्शी जंगल को हरा भरा देखकर और गांव को भरा पूरा देखकर खुश था। क्या मैं ऐसा ही प्रत्यक्षदर्शी था, मतलब देखने वाला था, कि मैं गांव के लोगों की खुशी और अपने जंगल को हरा भरा देखकर बहुत प्रसन्न होता था। इतना ही नहीं, मेरी एक बड़ी खुशी का कारण बच्चों की वह टोली थी जो मेरे इर्द गिर्द आंख मिचौली खेलते थे। और बरगद का पेड़ कर रहा, इतना ही नहीं, मेरे आगे पीछे, मेरे इर्द गिर्द बच्चे जो है आंख मिचौली खेलते थे। बच्चे खुश होते थे इस पेड़ के नीचे, मेरे पेड़ के नीचे, मेरी शाखाओं के नीचे खेलते थे। गौरी, आनंद, यूसुफ, जैनी, सुखदा, यश और नताशा की टोली, जिन्हें मैं मन ही मन सप्तऋषि मंडल कहता था। ये 7 बच्चों की टोली को बरगद का पेड़ कह रहा है कि मैंने सप्तऋषि मंडल कहता था। कौन कौन से वो बच्चे थे? गौरी, आनंद, यूसुफ, जेनी, सुखदा, यश और नताशा। और सब ध्रुव तारे की तरह स्थिर रहकर उनका हास परिहास और कौतुक देखकर रोमांचित होता था। क्या ये बच्चे सप्तऋषि मंडल के तरह थे? और मैं ध्रुव तारा बन करके स्थिर होकर के, जैसे ध्रुव तारा स्थिर रहता है आकाश में उत्तर दिशा में, उसी तरह मैं स्थिर हो करके इनके हास परिहास, इनके खेल को, इनके मनोरंजन को, इनके विनोद को देख करके प्रसन्न होता था। वे सातों जब बरगद दादा कहकर मुझे संबोधित करते तो मैं खुशी से झूम उठता। और ये जब सातों बच्चे मुझे बरगद दादा कहते तो मैं खुशी से झूम उठता था। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वे कभी कभी अपनी जगह फरियाद लेकर आते हैं, कभी यूं ही खेलते बतियाते और कभी मेरी शाखाओं में चढ़कर जोश भरे गाने गाते। मेरी लटकती लटों से लटक कर जब वे झूले झूलते तो मैं भी खुश होकर उनके साथ झूलने लगता था। है कि बच्चे मेरी शाखाओं को पकड़कर जब लटकते थे, झूला झूलते थे, तो मैं भी उनके साथ झूलने लगता था। मतलब देखो, बरगद में बड़ी बड़ी शाखाएं लटकती रहती बच्चों, तो ये बच्चे जो है उनको पकड़ करके झूला झूलने लगते थे। जंगल के साथ साथ ही नदी बहती थी, जिसमें कंकड़ फेंक फेंक कर ये सातों कभी एक दूसरे को मुंह चिढ़ाते तो कभी जोश में भरे नारे लगाते। के पास में ही एक नदी बहती थी, वहीं ये सातों बच्चे उसमें कंकड़ फेंकते थे, तो एक दूसरे पर पानी फेंकते, कभी एक दूसरे को मुंह चिढ़ाते, कभी नारे लगाते। उन सबके हास परिहास, क्रोध, आक्रोश, जोश, हर्षातिरेक का प्रत्यक्षदर्शी मैं मुस्कुराए बिना न रह पाता। क्या उन सबकी मनोरंजन का हास परिहास, क्रोध, आक्रोश, कभी गुस्सा, कभी प्रेम, जो बच्चों में जो होती है बाल भावना, उसको देख करके बरगद का पेड़ बिना मुस्कुराए नहीं रह पाता था। चैन से दिन गुजर रहे थे। अपने सदृशी मंडल को फलते फूलते बढ़ते देखकर मैं मौन भाव से संतुष्टि महसूस करता था। ये सप्तऋषि मंडल कौन थे? वही बच्चे। क्या मैं इनको देख करके बहुत ही खुश होता था। एक दिन की बात है, जब मेरे सातों सप्तऋषि मंडल की टोली मेरे निकट ही धमा चौकड़ी मचा रही थी, तभी शहर की ओर से एक धूल का गुबार सा उड़ता हुआ नजर आया। कि एक दिन ये बच्चे मेरे शाखा के नीचे खेल रहे थे, धमा चौकड़ी मचा रहे थे, तभी एक धूल का गुबार उड़ता हुआ शहर की तरफ से आया। गांव की कच्ची सड़क पर मोटर कारों का एक काफिला गर्द उड़ाता हुआ आ रहा था। गांव की कच्ची सड़क में जब गाड़ियां चलती हैं तो धूल उड़ता है, तो क्या मोटर कारों का एक काफिला, भीड़ में तो कई सारी गाड़ियां जो है धूल उड़ाते हुए आ गई। सातों बच्चों के साथ मैं भी इतनी सारी गाड़ियों को एक साथ उस छोटे से गांव में देखकर हैरान था। क्या मैं भी हैरान था कि एक साथ इतनी सारी गाड़ियां? बच्चे भी हैरान थे, क्यों आई हैं? सारी गाड़ियां जंगल की सरहद पर, यानी मेरे करीब ही आकर रुक गई।
देखते ही देखते उन गाड़ियों से कुछ देशी विदेशी उतर पड़े। क्या सारी गाड़ियां मेरे ही पास आकर के रुक गई, मेरे पास मतलब बरगद के पेड़ के पास। और उनमें से कुछ विदेशी विदेशी लोग उतरने लगे गाड़ियों में से। अब तो बरगद का पेड़ हैरान हो गया, बच्चे भी हैरान थे कि आखिर क्या बात है। उनके पास कैमरे, बाइनोक्यूलर, कंप्यूटर और अन्य यंत्र थे। उन्होंने इधर उधर जाकर जंगल और नदी के चित्र खींचने शुरू कर दिए। वो लोग कैमरे लेकर के आए थे और कंप्यूटर वगैरह सब जो है जंगल की तरफ गए और चित्र खींचना शुरू कर दिए। वे जंगल व नदी की ओर इशारा कर अंग्रेजी में कुछ चर्चा कर रहे थे। उनके साथ इस वार्तालाप में मुख्य रूप से गांव के मुखिया का बेटा सहभागी था, जो अभी हाल में ही अमेरिका से वापस आया था। वह आगंतुकों को गांव के बारे में सब कुछ समझा रहा था। क्या जो लोग थे उसमें, जो लोग आए थे उसमें उस गांव के मुखिया का बेटा भी था, जो कि अभी हाल में ही अमेरिका से पढ़ कर के आया था। वो उन लोगों से कुछ इस गांव के बारे में कुछ समझा रहा था। देखो चित्र में देखो कि कितने सारे लोग आए, गाड़ी भी खड़ी दिख रहा है ना बच्चों। तो वो मुखिया का बेटा था, वो अमेरिका से पढ़ कर आया, तो वो भी इन लोगों से कुछ बात कर रहा था। मेरे चौड़े तने के पीछे छिपी उन सातों की टोली उत्सुकता से वह सारा नजारा देख रही थी। और जो सातों बच्चे थे वो मेरे तने के पीछे छुपे खड़े थे और सब कुछ देख भी रहे थे कि क्या हो रहा है। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मुखिया जी के बेटे ने कार के सामने वाले हिस्से में ही अपना कंप्यूटर रखा और सबको कुछ समझाने लगा। मुझे जो समझ में आया वह यही था कि नदी में एक बांध बनाया जाएगा और फिर ऊंचाई से पानी गिराकर बिजली पैदा की जाएगी। क्या मुखिया जी का बेटा जो है गाड़ी के सामने वाले हिस्से में कंप्यूटर रख के उन लोगों को कुछ समझाने लगा। और मेरी समझ में आया कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नदी में एक बांध बनाया जाएगा, फिर ऊंचाई से पानी गिराकर बिजली पैदा की जाएगी। इसके लिए बिजली का पावर हाउस या बिजली घर बनाया जाएगा, जिससे सारा गांव रोशन हो जाएगा। बिजली घर बनने से और बांध बनाए जाने से गांव के युवाओं को नौकरियां भी मिलेंगी। इससे गांव का विकास होगा और खुशहाली आएगी। क्या इस प्रकार जब बिजली घर बन जाएगा तो गांव के लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी और गांव में बिजली भी आ जाएगी और गांव के युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, गांव का भी विकास होगा, गांव में खुशहाली आएगी। केवल मुझे छोड़कर गांव के सभी लोग उत्साहित व प्रसन्न थे, क्योंकि मैं बहुत सारी आशंकाओं से घिरा हुआ था। अब सब लोग तो बहुत खुश होगा कि गांव में बिजली आ जाएगी, गांव के युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, गांव का विकास होगा। लेकिन बच्चों मुझे तो बहुत ही दुख था। सभी लोग उत्साहित थे लेकिन मैं बहुत सारी आशंकाओं से घिरा हुआ था। मेरी आशंकाएं निराधार नहीं थी। आशंकाएं मतलब बहुत सारी सोच, बहुत सारे सवाल उठ रहे थे मन में। नदी में बांध बनाया जाना था, बिजली घर बनाया जाना था, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी जानी थी, जिन्हें गांव की टूटी फूटी सड़कों व पगडंडियों से लाना संभव नहीं था। इन सब के लिए जो मशीनें आनी थी वो गांव की टूटी फूटी सड़कों से ना आ पाती, असंभव था। बिजली घर व बांध के निर्माण कार्यों के लिए भारी मात्रा में ईंट, रोड़ी, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत, सीमेंट, चूना, सरिया, तार, लोहा और तरह तरह के यंत्र व उपकरणों को लाया जाना जरूरी था। जब बिजली घर बनेगा, बांध बनेगा, तो बहुत सारे सामान चाहिए। जैसे देखो मकान बनता है तो सामान चाहिए, तो ऐसे ही सामानों की तो आवश्यकता थी। और इस सब के सामान के लाने के लिए सड़कों का बनना भी जरूरी था। गांव तक रेल की पटरी का बिछाया जाना और रेलवे स्टेशन बनाया जाना भी आवश्यक था। और इन सब के लिए जंगल का काटना भी जरूरी था। और जब ये सब होगा तो इसके लिए जंगल को काटना भी जरूरी था।